नमस्कार दोस्तों, बायजूस आईएएस हिंदी में आप सभी का स्वागत है। आज हम आपके सामने 8 नवंबर 2021 के समाचार विश्लेषण प्रस्तुत कर रहे हैं, जिसमें द हिंदू अखबार से संबंधित प्रमुख आलेखों के आधार पर उनकी समीक्षा की जाएगी और उनसे संबंधित मुख्य परीक्षा के प्रश्नों पर भी चर्चा की जाएगी। इसी के साथ साथ उन प्रश्नों की उत्तर संरचना पर भी हम चर्चा करेंगे। आज की चर्चा को प्रारंभ करने से पहले इस सत्र के प्रमुख विषयों को हम देखते हैं। पहला हमारा यहाँ पर आलेख होगा, ऑकस इंडो पैसिफिक में चीन की स्थिति को नियंत्रित करेगा। इस समझौते का वैश्विक स्तर पर प्रमुख रूप से बड़ा प्रभाव माना जा रहा है। इसी संबंध में आलेख में प्रमुख रूप से चर्चा है। राजनीतिक बंदियों के लिए सुप्रीम कोर्ट का एक महत्वपूर्ण निर्णय आया है, उसके संबंध में चर्चा हम करेंगे। मनरेगा के समय पर भुगतान का लंबा रास्ता। मनरेगा के संबंध में हम पहले भी एक चर्चा कर चुके हैं आलेख में, जिसमें मनरेगा से संबंधित जो फंड है वो लगभग समाप्त हो चुका है। तो हम यहाँ पर देखेंगे कि मनरेगा में काम करने वाले जो व्यक्ति हैं उनके भुगतान को लेकर जो प्रक्रियाएं देरी से हो रही हैं, उसी के संबंध में प्रमुख रूप से चर्चा है। चौथा यहाँ पर हम देखेंगे ईंधन मूल्य में परिवर्तन। भारत सरकार के द्वारा पेट्रोल और डीजल के मूल्यों में जो कमी की गई है उसके संबंध में हम चर्चा करेंगे, इसका प्रभाव किस रूप में होगा। यहाँ पर हमारा अंतिम विषय होगा, भर्ती पर हरियाणा कानून चिंता का विषय। हरियाणा सरकार के द्वारा रोजगार के संबंध में एक जो कानून वहां पर लाया गया है उसके संबंध में हम चर्चा करेंगे। और अंत में संबंधित हमारी चर्चा के आधार पर मुख्य परीक्षा के जो संबंधित प्रश्न होंगे और उनकी उत्तर संरचना भी हम आपको चर्चा में बताएंगे। आज की अपनी चर्चा को हम प्रारंभ करते हैं और पहले यहाँ पर आलेख को लेते हैं, ऑकस कुड रॉक चाइनाज बोट इन द इंडो पैसिफिक। यह आलेख पृष्ठ 6 पर है और जीएस पेपर 2 में अगर हम देखें तो अंतर्राष्ट्रीय संबंध इंटरनेशनल रिलेशन से ये संबंधित है। अगर हम प्रमुख रूप से समझौते की बात करें तो ऑकस की फुल फॉर्म एक तरह से इसके सही रूप को विस्तारित रूप में बताती है। ऑस्ट्रेलिया, यूनाइटेड किंगडम और संयुक्त राज्य अमेरिका, तो इन 3 देशों के बीच में ये त्रिपक्षीय सुरक्षा समझौता है और इसमें प्रमुख रूप से माना यह गया है कि परमाणु पनडुब्बियां और टॉम हॉक जो प्रक्षेपास्त्र हैं वो एक तरह से अमेरिका के द्वारा ऑस्ट्रेलिया को दिए जाएंगे और साथ साथ ऑस्ट्रेलिया, यूनाइटेड किंगडम और संयुक्त राज्य अमेरिका, इनके बीच में जो आपसी सुरक्षा साझेदारी है वो और मजबूत की जाएगी। आप ध्यान रखें, यूनाइटेड किंगडम और यूएसए के बीच में जो सुरक्षा साझेदारी है वो पहले से ही रही है और ऑस्ट्रेलिया भी एक तरह से आप देखें तो अमेरिका के प्रमुख साझेदारों में अवश्य रहा है। लेकिन ये जो समझौता किया गया है इसे माना जा रहा है कि खास तौर से प्रशांत महासागर के क्षेत्र में अमेरिका की स्थिति को मजबूत करने और अमेरिका के जो सहयोगी देश हैं उनमें सुरक्षा की स्थिति को बढ़ाने के लिए एक तरह से ये प्रयास माना गया है। ध्यान रखें, इस डील को लेकर प्रमुख रूप से आप देखें तो विवाद फ्रांस की तरफ से भी हुआ है, क्योंकि इस डील के माध्यम से फ्रांस और ऑस्ट्रेलिया के बीच में लगभग 90 अरब डॉलर का जो समझौता था वो अब रद्द हो गया है, जिसमें फ्रांस परमाणु पनडुब्बियां ऑस्ट्रेलिया को सप्लाई करता। अब वही काम अमेरिका के द्वारा किया जाएगा। तो इस समझौते का एक बड़ा विरोध आप देखें तो फ्रांस के द्वारा भी किया गया। इसी के साथ साथ कनाडा जो अमेरिका का बड़ा सहयोगी है उसको यहाँ पर शामिल नहीं किया गया। न्यूजीलैंड का भी एक तरह से आरोप है कि उसको भी इस तरह के समझौते के बारे में बहुत अधिक जानकारी नहीं दी गई। तो ये समझौता प्रमुख रूप से अमेरिका के जो सहयोगी हैं उनमें प्रशांत महासागर के क्षेत्र में जो सुरक्षा का आपस में सहयोग है उसको बढ़ावा देने के लिए प्रमुख रूप से ये प्रयास है। इस समझौते के माध्यम से प्रमुख रूप से उद्देश्य यही है कि प्रशांत महासागर का क्षेत्र और साथ साथ हिंद महासागर का जो क्षेत्र है वहां पर 21वीं सदी की जो चुनौतियां हैं, जहां पर चीन प्रमुख रूप से चुनौती के रूप में उभरा है, उसे कैसे नियंत्रित करना है, उसको लेकर राजनयिक, सुरक्षा और रक्षा सहयोग है वो मजबूत करने के लिए तीनों देश इस ऑकस समझौते में शामिल हुए हैं। आप ध्यान रखें, इस समझौते में कहीं पर भी ये विशेष रूप से उल्लेख नहीं है कि इसे चीन का एक तरह से विरोध करने या चीन के उदय को कम करने या उसकी जो बढ़ती हुई ताकत है उसको कम करने के लिए प्रमुख रूप से उपयोग किया जाएगा। लेकिन अगर हम वास्तविक रूप में इसके उद्देश्य देखें तो छिपा हुआ उद्देश्य चीन को नियंत्रित करना ही माना जा रहा है। यहाँ पर एक बड़ा कारक इस समझौते को लेकर आसियान देशों का जो समर्थन उनको मिलेगा या नहीं मिलेगा उसको लेकर है। जब हम आसियान के 10 देशों की बात करते हैं दक्षिण पूर्वी एशिया में, तो इन देशों में से कुछ ऐसे देश हैं जिनका चीन के साथ काफी विवाद है, खास तौर से दक्षिणी चीन सागर में जो अलग अलग द्वीप हैं उनको नियंत्रित करने के लिए। जैसे वियतनाम की अगर हम बात करें या अगर हम बात करें इंडोनेशिया की, फिलीपींस की, तो ये चीन के साथ एक तरह से जो 9 डैश लाइन है उस क्षेत्र में जो द्वीप हैं उन पर नियंत्रण को लेकर विवाद में है। तो ऐसी स्थिति में माना जा रहा है कि आसियान इस समझौते में कितना अपने आप को मजबूती से आगे बढ़ाएगा। आसियान के द्वारा प्रमुख रूप से अगर हम देखें तो किसी भी बड़े मामले में एकजुटता से एक बड़े निर्णय नहीं लिए गए हैं। उसमें चाहे हम चीन के द्वारा उत्पन्न जो रणनीतिक खतरा है दक्षिणी चीन सागर में प्रमुख रूप से, या अगर हम म्यांमार की स्थिति की बात करें वर्तमान में, यह अलग बात है कि म्यांमार को आसियान की जो बैठक है उसमें भाग लेने से प्रतिबंधित किया गया।
तो ये निर्णय जरूर आसियान का एक संयुक्त निर्णय था, लेकिन पिछले लंबे समय में हम देखें तो म्यांमार को लेकर आसियान की कोई स्थिर नीति नहीं रही है। तो आसियान के द्वारा इस समझौते को लेकर एक असहजता महसूस की जा रही है, क्योंकि यहाँ पर ऑस्ट्रेलिया प्रशांत महासागर के क्षेत्र में अगर मजबूत होगा तो ये आसियान क्षेत्र में जो एक शांति की स्थिति है उसको लेकर भी कहीं ना कहीं असमंजस की स्थिति को बढ़ाएगा। ऑस्ट्रेलिया के द्वारा स्पष्ट रूप से कहा गया है कि जब हम ऑकस समझौते की बात कर रहे हैं तो क्षेत्रीय सुरक्षा को तो मजबूत किया ही जाएगा, ऑस्ट्रेलिया का जो समुद्री व्यापार है उसको सुरक्षित करने का भी एक प्रयास है। इसके माध्यम से जो आसियान का क्षेत्र है वहां पर भी समुद्री व्यापार को लेकर जो चीन की एक तरह से दबाव की स्थिति है उसको कम किया जाएगा। तो ये आसियान के लिए एक लाभ की स्थिति है। इसके साथ साथ ये भी कहा गया है कि परमाणु पनडुब्बी को लेकर ऑकस के माध्यम से ये जो समझौता हो रहा है उसमें किसी भी तरीके से दक्षिणी पूर्व एशिया की बात करें या दक्षिणी प्रशांत महासागर की बात करें, उस क्षेत्र को परमाणु मुक्त रखा जाएगा। यानी किसी भी तरह से परमाणु क्षेत्र के रूप में यहाँ पर प्रभाव नहीं बढ़ाया जाएगा, क्योंकि आप ध्यान रखें ऑकस की ये जो डील है इसमें परमाणु पनडुब्बियां जरूर अमेरिका ऑस्ट्रेलिया को देगा, लेकिन किसी भी तरह से उसमें परमाणु हथियार एक तरह से नहीं लगाए जाएंगे। यहाँ पर ऑस्ट्रेलिया का ये जो कथन सामने आया है उसके माध्यम से ऑस्ट्रेलिया ने स्पष्ट किया है कि वो दक्षिणी पूर्वी एशियाई देशों में जो शांति की स्थिति है उसको और मजबूत करने के लिए इस समझौते का उपयोग करेगा, बजाय इसके कि दक्षिण पूर्व एशिया में अशांति की स्थिति बने, जैसा कि चीन के प्रयासों से पिछले 5-6 साल से लगातार वहां पर अशांति जैसी स्थिति बनती जा रही है। तो इस समझौते से आसियान का समर्थन वो भी एक तरह से प्राप्त करने का प्रयास किया गया है। जैसा हमने प्रारंभ में कहा कि ऑकस में जो देश शामिल हैं वो चाहे यूएसए हो, चाहे ऑस्ट्रेलिया की बात करें, यूके की बात करें, ये हमेशा आपस में मजबूत साझेदारी में रहे हैं। ऐसा नहीं है कि इस समझौते के माध्यम से ही पहली बार ये साझेदारी कर रहे हैं। अगर हम यूएस और यूके की बात करें तो 1958 का जो आपसी रक्षा समझौता है उसके माध्यम से आपस में रक्षा साझेदारी वो हमेशा करते रहे हैं। इसी के साथ साथ दूसरे विश्व युद्ध में ऑस्ट्रेलिया यूएसए और यूके के साथ मिलकर एक तरह से लड़ाई में भाग ले रहा था। 1943 में अमेरिका के द्वारा मैनहट्टन परियोजना के माध्यम से परमाणु कार्यक्रम को जिस तरह से बढ़ाया गया तो वहां पर जो परमाणु हथियार की प्रौद्योगिकी है उसको अमेरिका ने एक तरह से यूके को उपलब्ध कराया। इसी आधार पर अगर हम देखें तो आगे चलकर 1952 में यूके ने अपना पहला परमाणु परीक्षण किया और ये ऑस्ट्रेलिया के मॉन्टेवेलो द्वीप समूह में किया गया था। ऑस्ट्रेलिया की अगर हम बात करें तो ऑस्ट्रेलिया का भी यूके के साथ एक बड़ा संबंध है। ब्रिटिश क्राउन को एक तरह से ऑस्ट्रेलिया में राज्य प्रमुख का दर्जा प्राप्त है और संवैधानिक रूप में वो अपनी शक्तियों का उपयोग अपने प्रतिनिधि, जिन्हें ऑस्ट्रेलिया में गवर्नर जनरल कहा जाता है, उनके माध्यम से उपयोग करते हैं। यूएसए, यूके और यूके ऑस्ट्रेलिया, इनकी जो साझेदारी है ये तीनों देशों को एक मंच पर लाती है किसी भी तरह की सुरक्षा साझेदारी के लिए। ऑकस समझौते में अगर हम चीन के पक्ष को ऑस्ट्रेलिया के अनुसार देखें तो ऑस्ट्रेलिया ने हमेशा अपनी जो वैश्विक नीति है, खासतौर से अगर हम चीन की बात करें तो वहां पर अपने जो वाणिज्यिक हित है उनको वरीयता दी है और जो रणनीतिक मूल्यांकन है वो चीन के साथ में उन्होंने हमेशा बहुत अधिक नहीं किया है। इसका परिणाम ये हुआ कि चीन के द्वारा ऑस्ट्रेलिया पर दबाव की स्थिति लगातार बनाई गई। पिछले अगर हम 4-5 साल में देखें तो ऑस्ट्रेलिया के जो निर्यात हैं उनको प्रभावित करने का चीन के द्वारा लगातार काम किया गया, लेकिन इसके वो परिणाम नहीं मिले जैसा चीन एक तरह से उम्मीद कर रहा था, क्योंकि चीन को लग रहा था कि अगर ऑस्ट्रेलिया निर्यात को प्रभावित करा जाएगा तो ऑस्ट्रेलिया चीन के साथ सहयोग की स्थिति को बढ़ाएगा। लेकिन ऑस्ट्रेलिया ने इसके विपरीत नीतियों को अपनाते हुए अपनी रक्षा और सुरक्षा जो नीतियां उन पर पुनः विचार किया है, क्योंकि उसका मानना है चीन का जो नौसैनिक विस्तार है और समुद्री क्षेत्र में दूरगामी आक्रमण करने की उसकी क्षमता जो बढ़ती जा रही है, इसके कारण से ऑस्ट्रेलिया की जो सुरक्षा उस पर एक खतरे की स्थिति बन रही है। इन कारणों ने ऑस्ट्रेलिया को इस समझौतों में एक तरह से आगे बढ़ाया। इसी के साथ साथ आप ध्यान रखें कि दूसरे विश्व युद्ध में अगर हम ऑस्ट्रेलिया की एक तरह से वर्तमान में स्थिति देखें तो प्रशांत महासागर के लगभग दक्षिणी पश्चिमी बिल्कुल निचले भाग में स्थित है। ऑस्ट्रेलिया की जो स्थिति एक अलग थलग द्वीपीय देश के रूप में है वो उसको एक सुरक्षा प्रदान करती है किसी भी समुद्री हमले में, ये सही नहीं है। इसका प्रमाण आप दूसरे विश्व युद्ध में देख सकते हैं जब जापान के द्वारा ऑस्ट्रेलिया के सिडनी बंदरगाह और डार्विन शहर पर हमला किया गया। तो ऑस्ट्रेलिया की जो स्थिति एक दूरस्थ है और वो अलग थलग एक द्वीपीय देश के रूप में है, तो वो समुद्री हमले से सुरक्षित ऐसा नहीं है। इस कारण ने भी प्रमुख रूप से ऑस्ट्रेलिया को अपनी समुद्री सुरक्षा को मजबूत करने और चीन से जो संभावित खतरा है उससे सुरक्षा प्रदान करने के लिए ऑकस जैसे समझौते में जाने के लिए प्रेरित किया। जैसा हमने प्रारंभ में देखा कि ऑस्ट्रेलिया, यूएसए और यूके के बीच में आपस में जो सहयोग है वो पहले भी होता रहा है। वर्तमान ऑकस समझौते के माध्यम से पहले से चली आ रही जो साझेदारी है उसको और आगे बढ़ाने का जो प्रमुख अर्थ है वो इस रूप में है कि समुद्र के क्षेत्र में जो क्षमताएं हैं
उनमें आपसी सहयोग तीनों देश तो कर रहे हैं और आगे भी करेंगे। लेकिन इसके अलावा अगर हम साइबर क्षमताओं की बात करें, कृत्रिम बुद्धिमत्ता, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की बात करें, या क्वांटम प्रौद्योगिकी की बात करें, क्वांटम टेक्नोलॉजी, इन क्षेत्रों में प्रमुख रूप से तीनों देश सहयोग करेंगे। इसीलिए यह कहा जा रहा है कि पहले से इन तीनों देशों के बीच में जो सहयोग चल रहा है उसको और ज्यादा बढ़ाने की प्रक्रिया ऑकस के माध्यम से प्रमुख रूप से की जाएगी। ऑकस में रक्षा क्षेत्र के अलावा, जैसे हमने कृत्रिम बुद्धिमत्ता की बात करी है, साइबर की बात करी, इन क्षेत्रों में जब सहयोग की बात करते हैं तो इन तीनों देशों के द्वारा अन्य क्षेत्रीय देशों को भी इन क्षेत्रों में शामिल किया जा सकता है, जिसमें दक्षिण पूर्वी एशिया के देश इसमें शामिल हो सकते हैं। तो ये ऑकस का जो कार्य विस्तार है उसको एक तरह से आगे बढ़ाएगा। इसी तरीके से आप ध्यान रखें कि ऑस्ट्रेलिया का जो पड़ोसी देश है न्यूजीलैंड, उसने अपने आप को ऑकस में जो साइबर क्षेत्र है उसमें सहयोग करने के लिए अभी अपनी एक तरह से रजामंदी दे दी है। तो ये दिखा रहा है कि जैसे जैसे ऑकस में सुरक्षा के अलावा अन्य क्षेत्रों पर भी कार्य किया जाएगा तो विभिन्न देश जो इस क्षेत्र में हैं वो इस समझौते में शामिल होंगे। ऑकस के लिए एक बड़ा उद्देश्य ये भी माना जाता है कि चीन के द्वारा बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव जो उन्होंने प्रारंभ कर रखा हुआ BRI नाम से, जिसके माध्यम से चीन के द्वारा जो भी अल्पविकसित देश है वहां पर अवसंरचना में बड़े पैमाने पर निवेश किया गया। लेकिन चीन की अगर हम बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव की इस योजना को देखें तो जो निवेश किया गया वो बहुत सारे देशों को उधार के रूप में एक तरह से पैसा दिया गया, और इस आधार पर चीन का इन देशों के साथ एक बड़ा विवाद भी चल रहा है। तो ऐसी स्थिति में देशों को अपने ऋण जाल में फंसाकर चीन एक तरह से अपनी नीतियों को आगे बढ़ा रहा है। तो चीन का जो बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव है उसको चुनौती देने के लिए अमेरिका की तरफ से और अमेरिका के जो सहयोगी देश हैं उनकी अलग अलग योजनाएं चल रही हैं। ऑकस के लिए माना जा रहा है कि वर्तमान में जो अलग अलग प्रयास चल रहे हैं उनको और मजबूती देने के लिए ये एक तरह से कार्य करेगा। जैसे हम पहली यहाँ पर योजना देखते हैं, बिल्ड बैक बेटर वर्ल्ड। इसके बारे में अगर हम देखें तो इसी जून 2021 में G7 के देशों ने एक तरह से आपस में समझौता किया है। इस योजना के माध्यम से अवसंरचना के क्षेत्र में कम और अल्पविकसित जो देश हैं वहां पर बड़े पैमाने पर निवेश किया जाएगा, और ये एक तरह से चीन का जो बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव है उसको एक चुनौती के रूप में देखा जाता है। इसी के साथ साथ अगर हम ब्लू डॉट नेटवर्क की बात करें जो 2019 में शुरू किया गया, यह भी अवसंरचना से ही संबंधित है। यानी किसी भी देश में अवसंरचना की कोई अगर परियोजना है जिसमें गुणवत्ता, पारदर्शिता और सतत विकास के जो अलग अलग मानदंड हैं अगर उनका पालन किया गया है तो उस परियोजना को ब्लू डॉट नेटवर्क की एक तरह से हिस्से में माना जाएगा। इसके आधार पर निवेश या अन्य तरह की सुविधाएं भी उनको मिल पाएंगी। इसी के साथ साथ एक तीसरी योजना है जो पिछले वर्ष 2020 में प्रारंभ की गई, क्लीन नेटवर्क। इसमें अमेरिका के साथ 60 अन्य देश शामिल हैं, भारत भी यहां पर शामिल है, और प्रमुख रूप से उद्देश्य यह है कि डाटा सुरक्षा, मानवाधिकार, लोकतांत्रिक मूल्यों के आधार पर विकास की जो स्थितियां हैं उनको मजबूत किया जाए। चीन में जैसे एक पार्टी के द्वारा कठोर रूप में शासन किया जाता है, इस तरह की जो अधिनायक वाली प्रवृत्ति है उसको रोकने के लिए क्लीन नेटवर्क प्रमुख रूप से कार्य करेगा। तो ये तीनों अगर हम देखें अलग अलग जो परियोजनाएं हैं वहां पर अमेरिका और उनके जो सहयोगी देश हैं वो शामिल हैं। ऑकस को आप उसी कड़ी में एक तरह से मान सकते हैं। चीन का अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग रूप में जो विस्तार है उसको रोकने की एक प्रक्रिया के रूप में ऑकस को आप मान सकते हैं। ऑकस के साथ साथ एक और अगर हम समूह की बात करें, क्वेड, जहां पर 4 देश सहयोग कर रहे हैं जिसमें भारत के साथ साथ ऑस्ट्रेलिया, जापान और यूएसए शामिल है। तो आप ध्यान रखें ऑकस के जो 2 देश हैं यूएसए और ऑस्ट्रेलिया, दोनों ही एक तरह से क्वेड में शामिल हैं। तो माना जा रहा है कि क्वेड और ऑकस हैं ये आपस में एक दूसरे के पूरक के रूप में भी काम कर सकते हैं। जहां तक क्वेड की बात करें तो ये पहल भारतीय और प्रशांत महासागर क्षेत्र में एक तरह से जो सुरक्षा की स्थिति है उसको मजबूत करने के लिए प्रयास करेगी। जहां तक ऑकस की बात करें तो अभी इसको प्रशांत महासागर में केंद्रित एक तरह से समझौता माना जा रहा है, लेकिन क्वेड और ऑकस में अगर सहयोग बढ़ता है तो ये प्रशांत महासागर के साथ साथ हिंद महासागर क्षेत्र में भी जो चीन का बढ़ता हुआ प्रभाव है उसको रोकने की एक तरह से स्थितियों को मजबूत करेगा। क्वेड और ऑकस एक दूसरे के पूरक के रूप में काम करेंगे। तो जापान के साथ साथ अगर हम ताइवान की बात करें जिसका चीन के साथ विवाद बढ़ता जा रहा है, उसकी भी सुरक्षा की स्थितियां मजबूत होंगी। ऑकस को अगर प्रशांत महासागर क्षेत्र में प्रमुख रूप से मजबूती से आगे बढ़ाया जाएगा तो ये आने वाले समय में आसियान देशों का सहयोग भी प्राप्त करने में सफल होगा, क्योंकि आसियान भी चीन के साथ जो टकराव की स्थितियां हैं
उसमें अपने आप को कमजोर महसूस करता है। ये स्थितियां आने वाले समय में क्वेड और ऑकस के बीच में सहयोग को मजबूत करेंगी। चीन ने प्रशांत महासागर और हिंद महासागर के क्षेत्र में चाहे परमाणु संचालित पनडुब्बी की बात करें या डीजल संचालित पनडुब्बी, उनके माध्यम से अपना जो नौसैनिक विस्तार है वो बढ़ाया है। तो ऐसी स्थिति में क्वेड और ऑकस के बीच का जो सहयोग है वो इस क्षेत्र में शांति स्थापित करने के लिए काफी आवश्यक है। ऑकस के पहले अगर हम क्वेड को देखें तो उसे एक तरह से यूएसए का एक प्रयास माना जा रहा था कि किस तरह वो चीन की जो स्थिति है उससे अपने आप को मजबूत करें और प्रशांत महासागर में चीन के प्रभाव को कम करें। ऑकस समझौते के माध्यम से एक दूसरा प्रयास है चीन की शक्ति को प्रशांत महासागर में कमजोर करने का। हम ये भी सवाल पूछ सकते हैं कि क्वेड के होने के बाद भी ऑकस समझौते को आगे क्यों बढ़ाया गया और क्वेड में ही अन्य देशों को शामिल करके ये स्थिति मजबूत क्यों नहीं की गई। तो आप ध्यान रखें, वर्तमान जो क्वेड की संरचना है उसका अभी इस तरह का कोई जनादेश या इस तरह की कोई क्षमता विकसित नहीं की गई है जिसके आधार पर वो तेजी से काम कर सके। तो यहाँ पर इन 3 देशों ने ऑकस का जो समझौता किया है उसके आधार पर, चाहे हम आर्थिक रूप में देखें या सुरक्षा समझौते के रूप में देखें, उस रूप में कहीं ना कहीं चीन का जो प्रभाव है उसको कम करने का एक प्रयास है। क्योंकि वैश्विक रूप में अगर हम देखें तो चीन की जो आर्थिक महाशक्ति है वो कोविड काल में भी आप बहुत बड़े पैमाने पर उसमें कमी नहीं देख रहे हैं। तो माना यह जा रहा है कि अन्य रूपों में जो उसका प्रभाव है उसको घटाने का एक प्रयास होना चाहिए और क्वेड के साथ साथ जो ऑकस है वो इसी तरह का एक प्रयास माना जा रहा है। आप ध्यान रखें, ऑकस का ये जो समझौता है जिसके माध्यम से परमाणु पनडुब्बियां ऑस्ट्रेलिया को प्राप्त होंगी, तो ऐसी स्थिति में ऑस्ट्रेलिया परमाणु पनडुब्बियों को प्रशांत महासागर क्षेत्र में भी एक तरह से स्थापित कर सकता है और ये चीन के प्रशांत महासागर क्षेत्र में जो सुरक्षा खतरे को लेकर एक आशंकाएं बताई जाती हैं उनको कहीं ना कहीं रोकने के लिए एक बड़ा कदम माना जाएगा। इस आधार पर हम कह सकते हैं कि ऑकस और साथ साथ क्वेड ये पूरक रूप में काम करके हिंद महासागर और प्रशांत महासागर क्षेत्र में सहयोग को बढ़ाकर चीन का जो नकारात्मक प्रभाव है उसको कम करने की दिशा में सकारात्मक प्रयास होगा। हम अपने अगले आर्टिकल पर आते हैं, ए न्यू ज्यूरिस्प्रूडेंस फॉर पॉलिटिकल प्रिजनर्स। राजनीतिक जो कैदी हैं उनके संबंध में सुप्रीम कोर्ट का एक बड़ा निर्णय सामने आया है जिसके माध्यम से अगर हम देखें तो मानवाधिकारों के संरक्षण को लेकर जो प्रयास है उनको काफी एक समर्थन मिला है। इसी संबंध में आलेख में प्रमुख रूप से चर्चा है। तो इसी 28 अक्टूबर को सुप्रीम कोर्ट का एक निर्णय आया है जिसमें व्यक्तिगत स्वतंत्रता और मानवीय गरिमा को एक तरह से पुनः स्थापित करने का सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा प्रयास किया गया है। अगर हम सुप्रीम कोर्ट के इस निर्णय को देखें तो यह थवाह फैसल बनाम भारत संघ के मामले में यहाँ पर दिया गया है और इस निर्णय में आप ध्यान रखें कि सुप्रीम कोर्ट के द्वारा अपना जो पुराना निर्णय है उसका आत्मनिरीक्षण करके एक तरह से जो निर्णय है वो सुप्रीम कोर्ट ने दिया है और इसके माध्यम से आप देखें जो कानूनी यथार्थवाद है उसको एक तरह से यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट ने स्थापित किया है। साथ साथ गैर कानूनी गतिविधि रोकथाम अधिनियम यूएपीए उसके प्रावधानों को भी एक तरह से पुनर्निर्माण करके सुप्रीम कोर्ट के द्वारा स्थापित किया गया है। इस कानून के कुछ जो सेक्शन है उनको सही रूप में सुप्रीम कोर्ट ने इस निर्णय के माध्यम से परिभाषित किया है। आप ध्यान रखें कि यूएपीए काफी कठोर कानून माना जाता है और इसका जिस तरह से दुरुपयोग हो रहा था उसको रोकने के लिए वर्तमान जो निर्णय है वो न्यायिक रूप में एक तरह से रास्ता दिखाएगा। इस निर्णय की अगर हम पूरी पृष्ठभूमि देखें तो यह मामला 3 व्यक्तियों के संबंध में है जिनके ऊपर एक तरह से आरोप था कि माओवाद को एक तरह से आगे बढ़ावा देने के लिए और देश के खिलाफ युद्ध जैसी स्थिति में जाने के लिए वो कार्य कर रहे थे और ये केरल से संबंधित 3 आरोपियों के खिलाफ इस तरह का मामला बताया गया। इसमें तीसरे व्यक्ति अभी गिरफ्तार नहीं हुए हैं, 2 ही व्यक्ति गिरफ्तार हुए हैं। इस मामले में पुलिस के द्वारा जब केस दर्ज किया गया तो बाद में ये जो जांच है वो राष्ट्रीय जांच एजेंसी यानी एनआईए को दे दी गई। जांच के दौरान ये जो व्यक्ति हैं इनके पास से कुछ कट्टरपंथी सामग्री एक तरह से प्राप्त हुई जिसके माध्यम से कट्टरपंथ को भारत में बढ़ावा देने का प्रयास था। इसी के साथ साथ एक किताब अगर हम देखें जो भारत में जाति के मुद्दे पर थी वो इन लोगों के पास से प्राप्त हुई। इसी के साथ साथ रोजा लग्जमबर्ग उन्होंने लेनिन को जो एक तरह से प्रमुख कम्युनिस्ट नेता माने जाते हैं उनको जो लिखे गए पत्र हैं जिसमें लेनिन की नीतियों का रोजा लग्जमबर्ग ने एक तरह से विरोध किया था उसका एक जो अनुवाद है वो इन लोगों से प्राप्त हुआ और उसी के साथ साथ माओवादी संगठनों को एक तरह से बढ़ावा देने के संबंध में कुछ पर्चे वो भी इनसे प्राप्त हुए। इन व्यक्तियों के पास से जो सामग्री प्राप्त हुई उसके आधार पर इनके ऊपर यूएपीए के जो प्रावधान है वो लागू किए गए। आगे चलकर जब कानूनी प्रक्रिया एक तरह से बनी तो जो प्रथम आरोपी थे उनके ऊपर यूएपीए की धारा 38 लगाई गई
ये धारा कहती है कि एक आतंकवादी संगठन की सदस्यता से संबंधित अपराध एक तरह से माना जाता है अगर आप उससे जुड़े हुए हैं। यूएपीए की धारा 39 ये कहती है एक आतंकवादी संगठन को दिए गए समर्थन से संबंधित अपराध, यानी कोई आतंकवादी संगठन है उसको अगर आप समर्थन भी देते हैं तो आप सेक्शन 39 के अंतर्गत अपराधी माने जाएंगे। और भारतीय दंड संहिता की धारा 120 भी, जिसमें आपराधिक साजिश के आधार पर दंडात्मक प्रावधान एक तरह से रखा गया है। तो ये तीनों जो एक तरह से प्रावधान है वो पहले आरोपी पर लगाए गए। इसमें जो पहले आरोपी थे एलन, उनके ऊपर ये आरोप लगाए गए, और दूसरे आरोपी की अगर हम बात करें जिनकी हमने बात करी थवाहा फैजल, उनके ऊपर अगर हम देखें तो ये सारी धाराएं तो लगी ही, उसी के साथ साथ यूएपीए की धारा 13 भी एक तरह से लगाई गई जो कि गैर कानूनी गतिविधियों के लिए सजा का प्रावधान करती है। तो दोनों आरोपी जो गिरफ्तार हुए उन पर अलग अलग धाराएं, प्रमुख रूप से यूएपीए जो कानून है उसकी धाराएं आरोपित की गई। जांच की प्रक्रिया जब आगे बढ़ी तो इनकी जमानत को लेकर जो प्रक्रियाएं हैं प्रारंभिक स्थिति में अस्वीकृत की गई। सितंबर 2020 में दोनों ही दोषियों को न्यायालय के द्वारा एक तरह से जमानत प्रदान कर दी गई। ट्रायल कोर्ट का जो निर्णय था जमानत देने का, उसके खिलाफ अपील की गई और हाई कोर्ट ने एलन की जो जमानत है उसकी पुष्टि कर दी, लेकिन थवाहा फैजल को जो जमानत दी गई थी उसको यहां पर हाई कोर्ट के द्वारा रद्द कर दिया गया। अंतिम रूप में यह केस सुप्रीम कोर्ट में पहुंचा और वहां पर ट्रायल कोर्ट का जो निर्णय था उसको सुप्रीम कोर्ट ने बरकरार रखा और उन्होंने ये कहा कि किसी भी प्रकार की सामग्री अगर किसी व्यक्ति के पास मिलती है तो प्रथम दृष्टया आप ऐसा नहीं कह सकते हैं कि वह व्यक्ति आतंकवादी गतिविधियों को बढ़ाने के इरादे से एक तरह से उसका उपयोग कर रहा था। तो ये एक बड़ा निर्णय है जो अन्य प्रकार के जो राजनीतिक अपराधी हैं उनके संबंध में आगे चलकर एक बड़ा आधार बनाएगा। सर्वोच्च न्यायालय का यह कहना है कि एक आतंकवादी संगठन के साथ जुड़ाव कथित अपराधों को आकर्षित करने के लिए पर्याप्त नहीं है, यानी एक संगठन के साथ आपका जुड़ाव आपको आतंकवादी अंतिम रूप में सिद्ध नहीं करता है। यह सुप्रीम कोर्ट ने अपने निर्णय से काफी स्पष्ट कहा है। सुप्रीम कोर्ट का यह भी कहना है कि किसी भी संगठन से किसी तरह का जुड़ाव या उसका समर्थन अगर आतंकवादी संगठन की गतिविधियों को आगे बढ़ाने के इरादे से नहीं होता है तब तक हम यूएपीए कानून की धारा 38 या 39 है उसके अंतर्गत इसको अपराध नहीं मानेंगे, क्योंकि किसी आतंकवादी संगठन की किसी गतिविधि के समर्थन के लिए या उनके संबंध में कोई दस्तावेज या कोई किताब है उसको अगर अपने पास रखा जाता है तो वो आतंकवादी गतिविधियों को बढ़ाने के लिए एक आधार के रूप में बनकर उनको किसी कानूनी प्रक्रिया में दंडित करने की व्यवस्था नहीं देता है। तो ये सुप्रीम कोर्ट ने अपने निर्णय में स्पष्ट रूप में बताया है। इस मामले में जो तीनों आरोपी हैं उनकी अगर उम्र देखें हम तो 20 से 30 साल के मध्य में है और ये कहा गया है सुप्रीम कोर्ट के द्वारा ऐसी उम्र में अगर किसी अभियुक्त के पास कोई दस्तावेज या कोई किताब या किसी का कोई संपर्क जो आतंकवादी गतिविधियों से जुड़ा हुआ है उससे उसका जुड़ाव सिद्ध होता है या किसी विचारधारा को जो आतंकवाद या नकारात्मक रूप में देश की सुरक्षा को एक तरह से दिखाता है और उसके साथ वो संपर्क में रहता है, तो ये इस तरह का तथ्य नहीं है जिसके आधार पर हम किसी व्यक्ति को अपराधी बना दें। और दोनों रूप में इप्सो फैक्टो यानी तथ्य के आधार पर और कानून द्वारा इप्सो जीरो दोनों रूप में ही हम उस व्यक्ति को अपराधी नहीं बना सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट का जो निर्णय है वो यूएपीए कानून की जो कठोरता है उसके संबंध में कुछ प्रमुख रूप से कह सकते हैं सुझाव दे रहा है कि किस तरह से आपराधिक प्रक्रिया यहां पर होनी चाहिए। अगर हम यूएपीए कानून की धारा 43D5 की बात करें तो वहां पर प्रमुख रूप से कहा गया है कि किसी भी अपराधी को जमानत नहीं दी जानी चाहिए अगर यदि केस डायरी रिपोर्ट या जांच के आधार पर यह मानने का एक उचित आधार है कि वह व्यक्ति प्रथम दृष्टया एक तरह से आपराधिक मामलों में सत्य रूप में शामिल है। इस धारा के आधार पर अगर हम देखें तो प्रमुख रूप से अदालत जब जमानत के प्रश्न पर अपना निर्णय देती है तो केवल अभियोजन पक्ष है उसका जो संस्करण है यानी उसके जो तथ्य हैं उस पर विचार करने की यहाँ पर बात की जा रही है। यानी जो व्यक्ति यूएपीए कानून में गिरफ्तार किया गया है उसकी बात का उतना महत्व नहीं है जितना अभियोजन पक्ष के द्वारा तथ्य प्रस्तुत किए गए हैं उनका। ये कहीं ना कहीं लोगों के जो अधिकार हैं उनको एक तरह से कम करने की स्थिति बनाता है। इसी के साथ साथ आप देखें आपराधिक प्रक्रिया संहिता के विपरीत अगर हम देखें धारा 43D2 में यह प्रावधान है कि एक व्यक्ति को 180 दिनों तक जेल में रखने की अनुमति है और अगर उसका आरोप पत्र नहीं दाखिल हुआ है तब भी उसको जेल में बंद रखा जा सकता है। तो ये स्थिति एक तरह से आप देखें तो पहले पक्ष से जमानत की जो प्रक्रिया है उसमें जो एक तरह से केस करने वाली संस्था है उसी को वहां पर ज्यादा महत्व दिया जा रहा है और दूसरे पक्ष में आप देखें कि जब आप कह रहे हैं किसी व्यक्ति को 180 दिनों तक बिना आरोप पत्र के भी हम जेल में रख सकते हैं तो पूरी जो जांच की प्रक्रिया उसको एक तरह से कमजोर किया जाता है और अभियुक्त को जेल में रखकर जो मुकदमा है वो अनिश्चित काल तक बढ़ने की प्रक्रियाएं भी होती हैं
और यूएपीए में इस तरह की जो स्थितियां हैं वो कई मामलों में देखी जा रही हैं। यहाँ पर हमने प्रारंभ में ही देखा कि वर्तमान का जो निर्णय है सुप्रीम कोर्ट का, उसमें सुप्रीम कोर्ट ने अपना पुराना जो 2019 का निर्णय था उसमें एक तरह से कह सकते हैं पुनर्विचार किया है, उसमें संशोधन किया है। तो 2019 में अगर हम देखें तो राष्ट्रीय जांच एजेंसी बनाम जहूर अहमद शाह वटाली का केस था, जिसमें ये जम्मू कश्मीर के एक व्यापारी हैं जिन पर आरोप था कि आतंकवादी गतिविधियों के लिए इनके द्वारा वित्तीय सुविधाएं उपलब्ध कराई गई हैं। सर्वोच्च न्यायालय का 2019 का वटाली का जो निर्णय था, उस निर्णय में दिल्ली हाईकोर्ट के द्वारा उनको जो जमानत दी गई थी उसको रद्द कर दिया गया। तो इस केस पर भी एक तरह से आप देखें एक पुनर्विचार करते हुए अपना जो पुराना निर्णय था उसमें संशोधन करते हुए सुप्रीम कोर्ट के द्वारा सुधार किया गया है। यूएपीए के प्रावधान में अगर हम देखें तो जमानत नहीं देना एक सामान्य बात है और जमानत देना एक तरह से अपवाद माना जाता है। तो इसके लिए भारत संघ बनाम के नजीब का जो 2021 का मामला था उसमें भी सुप्रीम कोर्ट की एक बड़ी बेंच के द्वारा यह निर्णय दिया गया कि यूएपीए की जो धारा 43D5 है उसके कड़े प्रावधान भी अगर हम देखें, अदालत को मौलिक अधिकारों के उल्लंघन के आधार पर जमानत देने की जो शक्ति है उसको कम नहीं करते हैं। अगर किसी व्यक्ति के मौलिक अधिकारों का उल्लंघन हो रहा है तो उसके आधार पर जमानत की जो प्रक्रिया है वो उसको की जा सकती है। तो ये भी एक महत्वपूर्ण निर्णय है अगर हम यूएपीए के कठोर प्रावधानों की बात करें। जब हम किसी भी केस में देखते हैं कि अभियोजन पक्ष का जो भी तथ्य है वो किसी भी केस में प्रमुख रूप से स्वीकार कर लिया जाता है बिना जांच के, तो ये न्यायिक कट्टरवाद की स्थिति को दिखाता है और उसी को सुप्रीम कोर्ट ने एक तरह से यहाँ पर अस्वीकार किया है और एक मुक्तिदायी कानूनी उपकरण का निर्माण किया है कि जो भी तथ्य हैं उनकी जांच की जाए, उसके आधार पर अपराध की जो प्रक्रिया है उसको अंतिम रूप में स्थापित किया जाए। हम अपने अगले आर्टिकल पर आते हैं, द लॉन्ग रोड टू टाइमली मनरेगा पेमेंट। मनरेगा के संबंध में आप ध्यान रखें कि वर्तमान में मनरेगा में जो सरकार के द्वारा फंड दिया गया है वो लगभग समाप्त हो चुका है और आने वाले समय के लिए नया फंड किस तरह से मिलेगा इसको लेकर हम पहले भी एक चर्चा कर चुके हैं। आप पीछे के हमारे समाचार विश्लेषण में देख सकते हैं। वर्तमान में प्रमुख रूप से यह कहा जा रहा है कि जो भी मनरेगा में वेतन दिया जा रहा है कार्य के बदले, उसकी प्रक्रिया में एक तरह से देरी हो रही है। वेतन में देरी की जो प्रक्रिया है उसी संबंध में आलेख में प्रमुख रूप से चर्चा की गई है। जब हम मनरेगा में वेतन की बात करते हैं तो ध्यान रखें ये पूरी प्रक्रिया 2 चरण में होती है। पहले चरण में एक तरह से राज्यों के द्वारा कार्यस्थल पर जो भी काम पूरा होता है वहां पर काम पूरा होने के 8 दिन के भीतर केंद्र सरकार को इलेक्ट्रॉनिक रूप से एक चालान भेजा जाता है, यानी इलेक्ट्रॉनिक इनवॉइस केंद्र सरकार को भेजा जाता है काम खत्म होने के 8 दिन के अंदर। इस इलेक्ट्रॉनिक चालान में अगर हम देखें तो जो भी काम करने वाले कर्मी हैं, बैंक खाता संख्या जैसे जो आवश्यक एक तरह से भाग होते हैं वो शामिल होते हैं। वेतन भुगतान का जो दूसरा चरण है उसमें केंद्र सरकार इन चालानों को एक तरह से संसाधित करती है और मजदूरी को सीधे श्रमिकों के खातों में स्थानांतरित करती है। और ये केंद्र सरकार की जिम्मेदारी है कि स्टेज 1 के बाद, यानी जिस दिन राज्य सरकार के द्वारा केंद्र सरकार को इलेक्ट्रॉनिक इनवॉइस या इलेक्ट्रॉनिक चालान दे दिया गया है, उसके 7 दिन के अंदर अंदर भुगतान होना चाहिए। यानी मान लीजिए 8वें दिन राज्य सरकार ने भुगतान के लिए इलेक्ट्रॉनिक इनवॉइस भेजा है केंद्र सरकार को, तो इसके बाद 7 दिन का समय होता है, यानी 15 दिन। और 15 दिन के अंदर अंदर ये भुगतान एक तरह से जो भी मनरेगा में काम करने वाला कर्मी है उसको प्राप्त होना चाहिए। अगर ऐसा नहीं होता है तो 15 दिन के बाद जो भी समय उसे भुगतान नहीं मिलता है उसका भत्ता एक तरह से उस कर्मी को दिया जाता है। लेकिन अगर हम देखें तो इस तरह से जो देरी होती है उसके संबंध में जो वहां पर भत्ता या भुगतान अतिरिक्त रूप में देना होता है उसको लेकर भी एक तरह से विवाद की स्थिति बन रही है। आप देखें कि 2018 में सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद स्टेज 1 की जो देरी है वो कम हो गई है, लेकिन स्टेज 2 की जो देरी है वो अभी भी बनी हुई है, जहां पर केंद्र सरकार को भुगतान मनरेगा कर्मियों को एक तरह से देना होता है। इसी के साथ साथ आप देखें इसी 2 मार्च 2021 को केंद्र सरकार ने श्रमिकों की जाति के आधार पर जो चालान है उसको अलग अलग एक तरह से जारी करने के लिए एक सर्कुलर जारी किया। यानी अब राज्य सरकारों के द्वारा जो भी इलेक्ट्रॉनिक चालान केंद्र सरकार को भेजा जाएगा वो अलग अलग मनरेगा कर्मियों की जाति के आधार पर होगा, यानी अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति या अन्य के आधार पर। तो ये एक नया कह सकते हैं जो भाग है वो केंद्र सरकार के द्वारा लाया गया है। केंद्र सरकार का यह कहना है कि अलग अलग जाति समूहों में जो भी मनरेगा का लाभ है वो प्रमुख रूप से देखने के लिए इस प्रक्रिया को लाया गया है। आप ध्यान रखें किसी भी प्रक्रिया में आप अगर एक अतिरिक्त भाग को शामिल करते हैं तो प्रक्रिया लंबी हो जाती है। तो अगर जाति के आधार पर जो भी श्रमिकों का एक तरह से कार्य है उसके आंकड़े केंद्र सरकार मांगती है तो इसके आधार पर होता यह कि ब्लॉक पर जो कंप्यूटर ऑपरेटर ये आंकड़ा एक तरह से इकट्ठा कर रहे हैं
उनको और ज्यादा कार्य करना पड़ता है और माना जाता है कि उनके कार्य विस्तार में एक तरह से 3 गुना वृद्धि हुई है। इसके कारण केंद्र सरकार को जो इनवॉइस राज्य सरकारों से प्राप्त होती है वो प्रक्रिया जटिल हो गई है, उसमें भी समय बढ़ गया है। तो इसको सरकार को एक तरह से ध्यान देने की आवश्यकता है। इसीलिए केंद्र सरकार ने वेतन भुगतान के लिए जाति आधारित जो अलगाव है उसको वापस ले लिया है कि आपको अलग अलग जाति आधार पर जो इनवॉइस है वो भेजने की आवश्यकता नहीं है। आंकड़ों में ये भी एक तरह से सामने आया है कि जो भी भुगतान की प्रक्रियाएं मनरेगा में की जा रही हैं उसमें 2 रूप में एक तरह से प्रक्रिया है। एक आधार को एक तरह से जो बैंक खातों से लिंक है उसके रूप में, और एक सीधे बैंक खातों में एक तरह से भुगतान की जो प्रक्रिया है। तो दोनों में आप देखें कि आधार से जो बैंक खाते लिंक हैं उनमें एक तरह से जो डाटा है वो कहीं कहीं गलत है, तो इस कारण से गलत लोगों को भुगतान की प्रक्रियाएं हुई हैं। तो ये सारी जो तकनीकी समस्याएं हैं वो अवश्य हैं, लेकिन आप ध्यान रखें जो तकनीकी सुधार है वो आप समय रहते कर सकते हैं, लेकिन राजनीतिक इच्छा शक्ति किसी भी योजना में लोगों तक भुगतान पहुंचाने की है वो अवश्य होनी चाहिए। तो यहाँ पर अध्ययन के माध्यम से यह कहा गया है कि जो राजनीतिक इच्छा शक्ति उसकी एक तरह से कमी है वो सरकार को मजबूत रूप में आगे लानी पड़ेगी, तभी जो तकनीकी कमियां हैं उनको दूर करके मनरेगा कर्मियों का जो भुगतान है उसकी प्रक्रियाओं को तेजी से पूरा किया जाएगा। आंकड़े ये बता रहे हैं कि इस साल जो काम की मांग है वो पिछले साल की तरह ही है, क्योंकि अगर हम पिछले वित्तीय वर्ष में देखें तो 1 लाख करोड़ से ज्यादा का एक तरह से आवंटन मनरेगा में किया गया था, लेकिन वर्तमान वित्तीय वर्ष के लिए आंकड़ा अगर हम देखें तो यह 70,000 करोड़ से कुछ ज्यादा है। तो यह आवंटन की जो कमी की गई है वो भी एक बड़ी समस्या है, क्योंकि यहां पर आंकड़े बता रहे हैं कि जो मनरेगा में एक तरह से काम की मांग है वो पिछले साल की तरह अभी भी बनी हुई है। तो आंकड़ा यही दिखा रहा है कि ग्रामीण अर्थव्यवस्था में अभी भी मनरेगा रोजगार के एक बड़े साधन के रूप में बना हुआ है। अन्य प्रकार के विकल्प या खेती में जो बड़े विकल्प है वो तेजी से आगे नहीं आ पा रहे हैं। तो ये समस्या है, इसी कारण से मनरेगा में जो वेतन है वो समय पर एक तरह से उपलब्ध कराने का सरकार को प्रयास करना चाहिए। वर्तमान स्थिति में सुप्रीम कोर्ट का जो आदेश है कि जो प्रथम स्टेज में एक तरह से देरी होती है उसको कम करना है, उस प्रक्रिया के लिए सरकार को कहीं ना कहीं काम ये करना पड़ेगा कि जो 15 दिन की प्रक्रिया है, 8 दिन और 7 दिन, तो 15 दिन से अगर मान लीजिए ज्यादा देरी होती है तो जो भी एक तरह से अतिरिक्त मुआवजा होता है वो गणना करके जो कर्मी उनको दिया जाए, और जो सामान्य वेतन का भुगतान है वो प्रक्रिया भी तेज की जाए। इसके लिए 50,000 करोड़ रुपए का जो तत्काल आवंटन है वो केंद्र सरकार को मनरेगा योजना में देना पड़ेगा, तभी इस तरह की जो स्थितियां हैं वेतन में जो देरी हो रही है उसकी जो स्थितियां हैं उस पर नियंत्रण पाया जा सकता है। हम अपनी अगली न्यूज पर आते हैं, और ये हरियाणा में सरकार के द्वारा एक जो कानून पारित किया गया जिसके माध्यम से हरियाणा का जिनके पास डोमिसाइल है उनको रोजगार में एक तरह से आरक्षण की जो स्थितियां बनाई जा रही हैं उसको लेकर एक तरह से चर्चा की गई है। हरियाणा सरकार के द्वारा ये जो कानून लाया गया है उसके माध्यम से 75% जो नौकरियां हैं उनमें एक तरह से हरियाणा का जिनके पास डोमिसाइल है उनको एक तरह से आरक्षण देने की प्रक्रियाएं बढ़ाई जा रही हैं, और ये कानून 15 जनवरी 2022 से लागू होगा। इस कानून में यह कहा गया है कि जिस भी कंपनी में 10 या उससे अधिक कर्मचारी काम करते हैं और वहां पर जितने व्यक्ति 30,000 रुपए प्रति माह या उससे कम का वेतन पाते हैं, तो उस प्रकार के जितने रोजगार हैं उनमें 75% जो रोजगार हैं वो हरियाणा राज्य का जो अधिवास या डोमिसाइल दिखाएंगे, जिनके पास इस तरह का डोमिसाइल का दस्तावेज होगा उनको एक तरह से दिए जाएंगे। मान लीजिए कोई कंपनी ए है जिसमें 100 कर्मचारी ऐसे काम करते हैं जिनका वेतन 30,000 रुपए प्रति माह या उससे कम है, तो यहाँ पर 100 में जो 75 व्यक्ति हैं उनको हरियाणा का अधिवास या हरियाणा का डोमिसाइल दस्तावेज दिखाना होगा, उन्हीं को ये नौकरियां मिलेंगी। ये हरियाणा सरकार के द्वारा एक व्यवस्था की गई है। हरियाणा सरकार के इस कानून के माध्यम से माना जा रहा है कि कुशल जनशक्ति की एक जो आवश्यकता है, जो बड़े पैमाने पर हरियाणा में बहुराष्ट्रीय कंपनियों के जो उद्योग हैं उनमें एक तरह से कमी महसूस की जा सकती है। हरियाणा में जो भी बहुराष्ट्रीय कंपनियां काम कर रही हैं, अगर उन्हें कुशल जनशक्ति हरियाणा के ही अधिवास वाले डोमिसाइल वाले व्यक्तियों के आधार पर नहीं मिलेगी, तो ऐसी स्थिति में उनके पास एक ही विकल्प होगा कि वो हरियाणा से अपने उद्योग को हटाएं। इससे हरियाणा से उद्योगों का जो पलायन है वो स्थिति हो सकती है, और बहुराष्ट्रीय कंपनियों का जो निवेश है वो हरियाणा से हट सकता है। इस तरह की आशंका व्यक्त की जा रही है, क्योंकि मानना यह है कि हरियाणा में बड़े पैमाने पर अगर हम आईटी की बात करें, सूचना प्रौद्योगिकी और आईटी सक्षम सेवाएं यानी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एनेबल्ड सर्विसेज, तो सूचना प्रौद्योगिकी क्षेत्र और उससे जो भी एक तरह से संबंधित अन्य सेवाएं हैं उन क्षेत्रों में बड़े पैमाने पर कंपनियां हरियाणा में काम करती हैं। तो जो भी एक तरह से कुशल कर्मचारी इन कंपनियों में आवश्यक हैं,
अब एक तरह से लिमिट ये हो गई है कि अगर 30,000 या उससे कम का वेतन है तो 75% हरियाणा के अधिवास वाले व्यक्ति को ही रोजगार देना होगा। ऐसी स्थितियों में देश के अन्य हिस्सों से जो प्रतिभाएं हैं वो एक तरह से हरियाणा में इन कंपनियों में काम करने के लिए योग्य नहीं होती हैं। इससे हरियाणा में जो उद्योग की स्थिति है उसको कहीं ना कहीं एक संकट की स्थिति बन सकती है। वैश्विक स्तर पर आप ध्यान रखें कि अगर हमें प्रतिस्पर्धी बनना है तो हमें सबसे कुशल कार्यबल की आवश्यकता होगी। इसके लिए भारतीय उद्योगों को एक तरह से बढ़ावा दिया जाना चाहिए और साथ साथ भारत में किसी भी राज्य में बिना प्रतिबंध के किसी व्यक्ति को काम करने की अनुमति होनी चाहिए। इस तरह का जो कानून हरियाणा सरकार लेकर आई है, इसके माध्यम से जो कौशल है उसका एक तरह से हरियाणा में जाकर कार्य करने की जो प्रक्रियाएं हैं उस पर एक नकारात्मक प्रभाव पड़ेगा। यहाँ पर उदाहरण के रूप में दिया जा रहा है कि अगर हम वस्त्र उद्योग की बात करें तो श्रीलंका और बांग्लादेश हमसे सस्ता एक तरह से उत्पादन और अच्छी गुणवत्ता का कर रहे हैं, तो हम कहीं ना कहीं श्रीलंका और बांग्लादेश से वस्त्र उद्योग में काफी पीछे हो चुके हैं। इसी के साथ साथ आप देखें कि कोविड काल के बाद चीन से जो बहुराष्ट्रीय कंपनियां बाहर निकली थी, बड़े पैमाने पर माना जा रहा था कि वो भारत में पहुंचेंगी, लेकिन अगर इस तरह की नीतियां हरियाणा जैसे एक औद्योगिक रूप से विकसित राज्य में बनती हैं तो जो बहुराष्ट्रीय कंपनियां भारत में काम कर रही हैं वो भी एक तरह से हरियाणा से अपने काम को हटा सकती हैं, या अगर कोई बहुराष्ट्रीय कंपनी हरियाणा में निवेश करने के लिए प्रस्ताव बना रही है तो उस पर वह पुनर्विचार कर सकती है। तो इस तरह की जो स्थितियां हैं वो कहीं ना कहीं हमें देखने की आवश्यकता है। जिन कंपनियों में अत्यधिक कुशल श्रम की आवश्यकता होती है वहां पर इस तरह की जो शर्तें हैं वो उद्योग को बढ़ावा देने की प्रक्रियाओं को नकारात्मक रूप में प्रभावित करेंगी। आज के अपने अंतिम आलेख को हम लेते हैं और ये ईंधन के मूल्यों में सरकार के द्वारा जो गिरावट की गई है उसके संबंध में है। आप ध्यान रखें, पेट्रोल और डीजल के जो मूल्य हैं उसमें सरकार के द्वारा गिरावट की गई है, क्योंकि पेट्रोल डीजल पर जो भी कर लगता है उसमें केंद्र सरकार की, अगर हम उत्पाद शुल्क की बात करें, एक्साइज ड्यूटी और राज्य सरकारों के द्वारा लगने वाला वैट, इसी के साथ साथ कुछ राज्य सरकारों के द्वारा अपने वैट में भी गिरावट की गई है और अन्य राज्य सरकारों से उम्मीद की जा रही है कि वो भी अपने वैट कम करें, जिससे कि उन राज्यों में भी पेट्रोल डीजल के मूल्यों में और कमी हो। तो आप ध्यान रखें कि पेट्रोल डीजल का जो मूल्य है वो एक तरह से काफी आवश्यक अर्थव्यवस्था में नियंत्रित रूप में होना चाहिए अगर हम भारत की बात करें, क्योंकि भारत में ये मुद्रास्फीति को बड़े पैमाने पर प्रभावित करता है, क्योंकि जो भी हमारे यहाँ माल ढुलाई होती है उसका जो मुख्य ईंधन है वो डीजल के रूप में एक तरह से वहां उपयोग किया जाता है, क्योंकि सड़क परिवहन का हमारे यहाँ सबसे बड़े पैमाने पर उपयोग हो रहा है। जब डीजल के मूल्य एक तरह से बढ़े होते हैं तो इसका प्रभाव ये होता है कि जो परिवहन की लागत है वो एक तरह से बढ़ जाती है, और अगर परिवहन महंगा होता है तो इसका अंतिम रूप में एक तरह से प्रभाव ये होता है कि वस्तु की लागत बढ़ती है और उसका जो भी बाजार में एक तरह से मूल्य मिल सकता है उस मूल्य में भी एक तरह से वृद्धि होती है। तो वस्तुएं अगर महंगी होती हैं तो लोग उसको आसानी से एक तरह से खरीद नहीं सकते हैं, तो उनकी खरीदने की क्षमता एक तरह से कम होती है। इसी के साथ साथ आप ध्यान रखें कि लोगों के द्वारा अगर मान लीजिए खाद्य वस्तुएं महंगी होती हैं तो उन पर ज्यादा व्यय किया जाएगा। इस आधार पर अर्थव्यवस्था में अन्य क्षेत्रों में जो व्यय होता है उसमें एक गिरावट आती है, तो यह अर्थव्यवस्था में जो खपत होती है उसको भी कहीं ना कहीं एक तरह से कम करने का कार्य करता है। और जब भी लागत अर्थव्यवस्था में बढ़ती है तो हमारा उत्पादन महंगा होगा। इस आधार पर हम जब निर्यात करते हैं तो वो अधिक प्रतिस्पर्धी नहीं रह जाता। इस आधार पर हम देखें तो जब वस्तुओं के मूल्य बढ़ते हैं परिवहन लागत बढ़ने से, तो भारत का जो निर्यात है वो प्रतिस्पर्धी ना होकर उसमें गिरावट देखी जाती है। तो यहाँ पर भी हमको एक तरह से ध्यान देने की आवश्यकता है। कोविड काल के बाद अगर हम देखें तो हमारा जो विनिर्माण क्षेत्र है, जो फैक्ट्री उत्पादन है, उसमें कुछ एक तरह से वृद्धि की स्थिति धीरे धीरे बन रही है, लेकिन पेट्रोल डीजल जो महंगा था उससे परिवहन लागत ज्यादा थी, तो विनिर्माण की कंपनियों को उतना लाभ नहीं हो रहा था, क्योंकि ध्यान रखें अभी भी अर्थव्यवस्था में मांग अपनी पुरानी स्थिति में नहीं आई है। अगर अर्थव्यवस्था में मुद्रास्फीति नियंत्रित रहती है तो उपभोक्ताओं के पास अतिरिक्त नकदी एक तरह से होती है जिसको वो अर्थव्यवस्था में व्यय कर सकते हैं। तो उपभोक्ताओं का जो व्यय अर्थव्यवस्था में होता है तो वो खपत को एक तरह से बढ़ाने का काम करता है। और ध्यान रखें अगर देश की अर्थव्यवस्था की बात करें तो 50% से ज्यादा हमारी अर्थव्यवस्था का जो योगदान है वो निजी एक तरह से खपत के रूप में है, प्राइवेट कंजम्पशन। तो निजी खपत अगर बढ़ती है अर्थव्यवस्था में, जो एक तरह से मूल्यों की गिरावट के बाद देखी जा सकती है, क्योंकि अगर वस्तुओं के मूल्य कम होंगे तो लोगों के पास पैसा अतिरिक्त रूप में खर्च करने के लिए बचेगा और वह अर्थव्यवस्था के अलग अलग क्षेत्रों में खर्च किया जाएगा। इससे अर्थव्यवस्था में मांग बढ़ेगी और यह अर्थव्यवस्था की रिकवरी को कहीं ना कहीं मजबूत करेगी। अगर हम पिछले एक वर्ष में देखें तो वैश्विक स्तर पर जो तेल की कीमतें उनमें तेजी से एक तरह से वृद्धि हुई है और विश्व बैंक का अनुमान यह है कि अगर हम 2021 के अंत तक
जो भी कच्चे तेल के मूल्यों की बात करें तो इसमें लगभग 70% की वृद्धि हुई है अगर हम पिछले वर्ष की तुलना करके देखें। अगर हम अक्टूबर तक के 10 महीनों की बात करें तो भारत में कच्चे तेल के जो मूल्य हैं उनमें 62% की एक तरह से वृद्धि हुई है। आप ध्यान रखें, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर या जनवरी, ये जो आने वाला समय है, अगर हम भारत के एक तरह से उत्तरी भाग की बात करें जो प्रमुख रूप से सर्दियों का मौसम का भाग है, तो वहां पर जो भी ईंधन की खपत है उसमें एक वृद्धि देखी जाएगी। या वैश्विक स्तर पर अगर हम देखें तो जो उत्तरी गोलार्ध है वहां पर एक तरह से सर्दियों का लगभग मौसम स्थापित होता है। और ये जो बढ़ती हुई एक तरह से ईंधन की मांग है, माना जा रहा है कि आने वाले समय में अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल के मूल्यों में वृद्धि हो सकती है। और ऐसी स्थिति में भारत में भी कच्चे तेल के जो मूल्य हैं वो एक तरह से जो रिफाइनरी को प्राप्त होते हैं वो बढ़े हुए मिलेंगे। तो अंतिम रूप में पेट्रोल डीजल महंगा हो सकता है, लेकिन सरकार को उसको नियंत्रित करने की आवश्यकता है, क्योंकि जब तक इस तरह का नियंत्रण नहीं होगा अर्थव्यवस्था कोविड काल के बाद जो रिकवरी की स्थिति है उसमें मजबूती से आगे नहीं आ पाएगी। इसमें केंद्र सरकार के साथ साथ आप ध्यान रखें जो राज्य सरकार है उनको भी अपने वैट पर कुछ कमी करके सहयोग करने की आवश्यकता है। हमारी इस चर्चा के आधार पर मुख्य परीक्षा के जो प्रश्न हैं उनको हम देखते हैं। पहला प्रश्न, ऑकस इंडो पैसिफिक में चीन की स्थिति को नियंत्रित कर सकता है, परीक्षण करें। 250 शब्दों में 15 अंकों में यह प्रश्न आपको लिखना है। भूमिका देखते हैं, वर्तमान जो ऑकस समझौता है उसकी आप चर्चा करेंगे। मुख्य भाग में ऑकस के 3 देशों की जो पूर्व साझेदारी है उसको आप बताएंगे। समझौते के प्रमुख आधार क्या है वो आपको बताना है। चीन का बढ़ता हुआ प्रभाव, खासतौर से दक्षिणी चीन सागर की अगर हम बात करें। अंत में आपको बताना है आसियान यानी दक्षिणी पूर्वी एशिया के जो 10 देशों का समूह है उसका क्षेत्र, और साथ साथ इंडो पैसिफिक, इस क्षेत्र में एक तरह से जो चीन है उसका जो प्रभाव है उसको रोकने में इस ऑकस की क्या आवश्यकता वो भी आपको यहाँ पर बताना है। निष्कर्ष में आप बता सकते हैं कि ऑकस और क्वेड है वो पूरक के रूप में काम करके चीन को नियंत्रित करने का जो उद्देश्य है उसको सफलतापूर्वक प्राप्त कर सकते हैं। दूसरा प्रश्न हम देखते हैं, थवाहा फैसल बनाम भारत संघ मामले में भारत के सर्वोच्च न्यायालय के फैसले में व्यक्तिगत स्वतंत्रता और मानवीय गरिमा के विचार को पुनः प्राप्त करने की अपार संभावनाएं हैं। न्यायालय ने अपने आत्मनिरीक्षण क्षेत्राधिकार में कार्य किया है और कानूनी यथार्थवाद की एक महान भावना के साथ गैर कानूनी गतिविधियां रोकथाम अधिनियम यूएपीए के प्रावधानों का पुनर्निर्माण किया है। यह इस कानून के दुरुपयोग के खिलाफ एक मजबूत न्यायिक प्राधिकरण का मार्ग प्रशस्त करता है। आलोचनात्मक मूल्यांकन करें। 250 शब्दों में 15 अंकों का यह प्रश्न है। इस प्रश्न की उत्तर संरचना हम देखते हैं। भूमिका, वर्तमान निर्णय की आप चर्चा करें जो सुप्रीम कोर्ट के द्वारा अक्टूबर 2021 में भी दिया गया है। मुख्य भाग में आप बताएंगे संबंधित केस का आधार और पूर्व के जो निर्णय हैं जहां पर ट्रायल कोर्ट के द्वारा जमानत दी गई है, जबकि हाई कोर्ट में एक तरह से जो ट्रायल कोर्ट का निर्णय था उसमें कुछ परिवर्तन किया गया, और अंतिम रूप में सुप्रीम कोर्ट ने एक तरह से जो निर्णय है उसमें क्या सुधार किया जो पहले का एक तरह से निर्णय था। अगर हम उसकी बात करें, यूएपीए कानून के जो गलत उपयोग है उनकी रोकने की संभावनाएं इसके माध्यम से किस प्रकार होंगी वो आप बता सकते हैं। निष्कर्ष में आप बता सकते हैं सुप्रीम कोर्ट के निर्णय ने पुनः न्यायिक प्रक्रिया द्वारा संवैधानिक मूल अधिकारों की सर्वोच्चता को मजबूत किया है। यह हमारा 8 नवंबर 2021 का समाचार विश्लेषण था। आने वाले दिनों में अन्य दिनों के समाचार विश्लेषण हम आपको इसी तरह से उपलब्ध कराते रहेंगे। बायजूस आईएएस हिंदी को आप बहुत अधिक पसंद कर रहे हैं। अधिक से अधिक संख्या में लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।